नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संयोजन के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में चित्रकला के तत्व के बारे में अध्ययन किया था, जो कि संख्या में 6 थे: रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल। इन चित्रकला के तत्वों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में, पिछले व्याख्यानों में अध्ययन किया था। आज हम संयोजन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानते हैं कि संयोजन के सिद्धांत आखिर है क्या। संयोजन दो अथवा अधिक तत्वों की मधुर योजना को कहते हैं, जिनमें से एक तत्व की प्रधानता रहती है। चित्र संयोजन में चित्र के तत्व रेखा, रंग, तान, आकृति आदि को सुनियोजित करके कलाकार सशक्त अभिव्यक्ति व सृजन कर सकता है। इस विषय के अनेक सिद्धांतों की समय समय पर चर्चा होती रही है, परंतु यह मुख्यतः चित्रकार के व्यक्तिगत अनुभव और खोज का विषय ही रहा है। वह संयोजन जिसमें तत्व इस प्रकार नियोजित हों कि संतुलन एवं आकर्षण के नियम की अवहेलना होती हो, कभी भी संतोषप्रद नहीं हो सकता। चित्र संयोजन करते समय विद्यार्थी को रेखा, वर्ण तथा तान के अपने सारे ज्ञान एवं अनुभवों का प्रयोग करना होता है। रेखा का प्रयोग तल विभाजन के लिए करना होगा, जिससे विभाजित आकार एक दूसरे से मिलकर मधुर संबंध की अभिव्यक्ति करें। हल्की और गहरी रंगत के नियोजन तथा वर्ण विभिन्न रंगतों का संबंध प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार इन विभिन्न तत्वों के मिले जुले प्रभाव दर्शक अनुभूति को प्रभावित करते हैं। अपने इन प्रभावों के अनुरूप ही संयोजन संतोषजनक अथवा सुमधुर हो जाता है। इस संबंध में यह जानना भी आवश्यक है कि संयोजन चाहे वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव हो अथवा सूक्ष्म या ज्यामितीय, संतुलन तथा आकर्षण के सिद्धांत इनको समान रूप से प्रभावित करते हैं। संतुलन तथा आकर्षण से संबंधित संयोजन के इन सिद्धांतों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि संयोजन के सिद्धांत इस प्रकार हैं। ये संख्या में 6 हैं। पहला सहयोग, दूसरा सामंजस्य, तीसरा संतुलन, चौथा प्रभाविता, पांचवा प्रवाह और छठा प्रमाण। जिस प्रकार हमने चित्रकला के तत्वों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार संयोजन के इन 6 सिद्धांतों का हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो चर्चा करते हैं सहयोग पर। संयोजन के सिद्धांत के इस पहले सिद्धांत सहयोग की अगर परिभाषा दें तो सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता तथा एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में पिरोए रहता है। चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तर्कसंगत संबंध को सहयोग कहते हैं। इसका मुख्य कार्य संयोजन को बिखराव से बचाना है, जिससे चित्र में मूलभूत ऐक्य की अनुभूति बनी रहे। किसी प्रसिद्ध विद्वान ने सहयोग को इस तरह से भी परिभाषित किया है कि देयर मस्ट नॉट बी 2 or more पिक्चर्स और सब्जेक्ट इन one वर्क ऑफ आर्ट। अब आप समझ गए होंगे कि सहयोग वास्तव में क्या है। अब अगर हम बात करें कि सहयोग का उद्देश्य क्या है, तो सहयोग का तात्पर्य चित्र में आकर्षण को बिखराव से बचाना है। साधारणतया प्रत्येक संयोजन का एक ध्येय रहता है, चाहे वे कोई कल्पना चित्र है अथवा व्यक्ति चित्र, नवीन आकार अथवा रंग संयोजन है। चित्र के प्रयोजन को मुख्यतया तभी प्रभाव की जा सकती है जब संयोजन में अनेक आकर्षण केंद्र न हो। अनेक चित्रों का समूह श्रेष्ठ संयोजन नहीं हो सकता। अनेक तत्व एक दूसरे से संबंधित हों
और वे सब मिलकर संपूर्ण संयोजन से संबंधित हों तो सहयोग का भाव उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ रूप के लिए आकार, रेखा इत्यादि का ऐक्य संबंध आवश्यक है, अर्थात चित्रतल में विभिन्न तत्वों का आपस में सहयोग होना अत्यावश्यक है। तब जाकर के चित्र का संपूर्ण रूप से प्रभाव दर्शक पर पड़ता है और वो चित्र आकर्षक लगता है और दर्शक को बांधे रखने में सहायक होता है। चित्र में अनेक आकृतियाँ तथा वर्ण भी इस प्रकार गुथे हुए होने चाहिए कि वह एक ही संयोजन प्रतीत हो। इस प्रकार सहयोग यदि रूप का गुण है तो वह मुख्यतः दृष्टिकोण है, अर्थात जो दिखाई पड़ता है वही मानसिक एवं एस्थेटिक या नंदतिक गठन का प्रतीक है। अतः चित्र की विषय वस्तु कुछ भी हो, उसकी सफल अभिव्यक्ति के लिए दृश्य का रूप में सहयोग होना आवश्यक है। सहयोग तथा अपरिपक्व दर्शक, अगर आपने चित्र के अंदर बहुत अच्छे से सहयोग स्थापित किया है लेकिन उसका आस्वादन दर्शक पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। चित्र में दृश्य रूपेक्य का तात्पर्य है चित्र के दृश्य तत्व, वर्ण, रेखा आदि मिलकर ऐसा रूप प्रस्तुत करें कि वह हमारी दृष्टि को आकर्षक लगे। कलाकार अपने मध्य के तत्वों का, जैसे संगीतज्ञ स्वरों का, नर्तक देह भंगिमा का, वह मूर्तिकार प्रस्थ परिमाण का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार करता है कि उससे एक प्रभाव उत्पन्न हो। जहाँ तक वह उस ऐक्य प्रभाव को प्रस्तुत कर सकता है वहीं तक वह सफल है। अपरिपक्व दर्शक चित्र में विषय वस्तु को पहचानने की लालसा के कारण साधारणतया सहयोग प्रवाह की उपेक्षा कर देता है। जैसे व्यक्ति चित्र में व्यक्ति की पहचान चित्र के कलात्मक प्रस्तुतिकरण को गौण कर देता है। क्योंकि चित्रकला चाक्षुष कला है, इसका प्रथम प्रभाव दृष्टि पर होना चाहिए। अतः चित्रण का विषय कुछ भी रहा हो परंतु इसका निर्णायक दृष्टि को ही होना चाहिए। दृश्य रूप सहयोग का उदाहरण साधारण जीवन की अनेक घटनाओं से लिया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में घुसते हैं जहां मेज पर एक फूलदान रखा है जिस पर खिड़की से पड़ता हुआ प्रकाश झिलमिला रहा है। यह आपकी दृष्टि को एकाएक आकर्षित करता है। यह एक पूर्णतः दृष्टिगत प्रभाव है। आप इसका प्रभाव रंगों द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। यदि आप फूलदान में रखे फूलों की जाति, आकृति तथा पहचान का प्रस्तुतिकरण करने लगे तो अभिव्यक्ति के गुणों में अंतर आ जाएगा और आकर्षण समाप्त सा हो जाएगा और आवश्यक नहीं कि उसमें दृष्टि रूप सहयोग का प्राथमिक प्रभाव बना ही रहे। अब आप समझ गए होंगे कि एक चित्र में सहयोग को किस तरह से देखा जाना चाहिए। अनुभूत रूप अर्थात जानबूझकर पूर्व परिचित रूप के विस्तार को ही महत्व देना ऐसा सृजन कार्य है जहाँ दृष्टिगत व्यंजना गौण हो जाती है। अतः ऐसे रूप सृजन करना श्रेष्ठ है जिनके प्रभाव से वस्तु आकृति में मानसिक अनुभूति ही प्रमुख रह सके। इस प्रकार के रूप को अनुभूत रूप कहते हैं। दृश्य रूप ही एकमात्र आकर्षण का निमित्त होता है। इस रूप में तत्संबंधित अनुभूति उत्पन्न करने की जितनी क्षमता होगी उतनी ही वह कृति सफल मानी जाएगी। कलाकार दृश्य रूप की कलात्मकता से आकर्षित होकर ही सफल सृजन कर सकता है। दृष्टिगत सहयोग के अभाव में विषय वस्तु एवं विचार उच्च होने पर भी श्रेष्ठ चित्र का निर्माण नहीं हो सकता। अर्थात जिस चीज़ की आप रचना करने जा रहे हैं, उस उदाहरण के लिए आप सूर्योदय के चित्र की रचना करने जा रहे हैं, तो आप कितने भी अच्छे कलाकार हों, लेकिन अगर आपने सूर्योदय
को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं किया है, उसको बहुत अच्छे से अपनी दृष्टि में नहीं भरा है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से चित्रपट पर उतार सकेंगे। अर्थात यह आवश्यक है कि जिस दृश्य की, जिस कल्पना की आप रचना करने जा रहे हैं, वो आकृति मानसिक रूप से अनुभूत होनी चाहिए, अच्छी तरीके से अनुभूत होनी चाहिए, तभी जाके आप उसका सफल अभिव्यक्तिकरण कर पाएंगे। सहयोग की सापेक्षता। आकार का एक गुण होते हुए भी सहयोग निरपेक्ष नहीं है। आकार के विभिन्न भाग होते हैं और उन समस्त भागों का आपसी संबंध ही पूर्ण रूपता का गुण निर्धारण करता है। यदि आकार के सभी तत्व एक से ही हैं तथा उनमें भिन्नता केवल संख्या की है, तो यही सहयोग एक रसता में बदल जाएगा। परंतु इन तत्वों में किंचित विभिन्नता भी रहे तो रूप आकर्षक हो जाता है। भारतीय चित्र षडंग का रूप भेद यही है। आगे जब हम षडंग का अध्ययन करेंगे तो आप इसे भली भांति और अच्छे से समझ सकेंगे। चित्र में सहयोग निर्धारण। चित्र में प्रयुक्त विभिन्न आकृतियाँ जब किसी अनुभूत क्रम से संबंधित होती हैं तो सहयोग भाव का सृजन होता है। यह क्रम साधारण संकेत भी हो सकता है और अत्यंत जटिल भी। चित्र में सहयोग सृजन का सबसे सरल ढंग एक जैसी आकृतियों की आवृत्ति करना है, परंतु यह आकर्षक रूप का सृजन नहीं कर पाता। उदाहरणतः एक चित्रतल पर अगर आपको समान आकृति वाले 4 आयताकारों की रचना करनी है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, परंतु चारों आयतों का माप एक सा होने के कारण ये अत्यंत साधारण सा और अनाकर्षक सा बना रहेगा। परंतु आयतों का नाप अथवा रूप बदल दें तो संपूर्ण रूप आकर्षक सहयोग में बदल जाता है। मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि मानव ज्ञान के लिए प्रेरणा और उलझन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को चुनौती आवश्यक है, उसे हल करने के लिए कोई समस्या चाहिए। अपने वातावरण में उलझना उसका सहज गुण है। अतः चित्र का संयोजन इस प्रकार होने पर कि अनेकता में खोजने में उसे एकता का दर्शन हो सके तो वह आकर्षक हो जाता है। अतः चित्रकार को चाहिए कि दर्शक को ऊब से बचाया जाए। चित्र में ऐसे तत्व होने चाहिए कि दर्शक की रुचि बनाए रखने के लिए वह पर्याप्त चुनौती दे सके। चित्र में सहयोग तो हो परंतु थोड़ी उलझन भी रहे, जिससे दर्शक अर्थ की खोज में किंचित भटकता रहे। इसे ही चित्र में बौद्धिक तत्व भी कहा गया है। ये जो अध्ययन आप कर रहे हैं चित्रकला के तत्वों और संयोजन के सिद्धांतों का, यह अच्छे से हृदयंगम करके आपको रेंडरिंग या अनुरंकन जो आपका एक प्रैक्टिकल पेपर है उसमें आपको यह प्रायोगिक रूप में करके देखना है। इसलिए आप देखिए कि आप अपनी चित्रभूमि पर, चित्रतल पर, आपकी शीट पर जब संयोजन का निर्माण करें तो आपकी आकृतियाँ अनइवन सी होनी चाहिए, एक सी ना हो, तो ये देखने में आकर्षक होंगी। और रंगों का भी प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि वो कुछ गहरा हो, कुछ हल्का हो, अर्थात दर्शक जब उसे देखे तो वो बहुत आसान सा न लगे, वो संयोजन थोड़ा सा उलझन भरा हो तो दर्शक को देखने में रुचि उत्पन्न होती है। आगे हम अध्ययन करते हैं विरोधाभास एवं सहयोग के बारे में। यद्यपि विरोधाभास सहयोग का विलोम प्रतीत होता है, परंतु चित्रण में सहयोग सृजन के लिए विरोधाभास का बहुत महत्व है। जहाँ एक समान आकारों का संबंध सहयोग स्थापित करता है, वहाँ विभिन्न आकारों का संबंध विरोधाभास उत्पन्न करेगा। परंतु चित्रण में मुख्य भूमिका आकारों के आपसी संबंध की है, चाहे वे एक से हों या विरोधाभासी। आकारों का यह आपसी संबंध ही सहयोग कहलाता है। इसे योजना भी कहा जाता है, जैसे विरोधी वर्णों की योजना। इस संबंध में एक चित्रकार एक दृष्टिपथ का निर्माण करता है, जिसके द्वारा दृष्टि एक रूप से दूसरे रूप तक, एक वर्ण से दूसरे वर्ण तक घूमती है।
दृष्टि के घुमाव से चित्रकार जो मार्ग निर्धारण करता है वह साधारण ज्यामितीय रूप में भी हो सकता है, जैसे त्रिभुज, अंडाकार आदि, तथा जटिल भी हो सकता है। यदि भारतीय लघुचित्रों को देखें तो साधारणतः ज्यामितीय रूप सहयोग देखने को मिलता है तथा अजंता के भित्ति चित्रों में यह रूप सहयोग जटिल है, परंतु इंटरेस्ट क्रिएट करता है, रुचि उत्पन्न करता है। दर्शक जब इन्हें देखता है तो वह आश्चर्य से भर जाता है और वो इन्हें निहारता ही रहता है। साधारणतया चित्रण में जब सहयोग की बात की जाती है तो चित्र के सभी तत्वों रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत में सहयोग समझना चाहिए, जिनका अध्ययन हम पिछले व्याख्यानों में कर चुके हैं। सहयोग और सामंजस्य में विशेष रूप से अंतर समझते समय हमें याद रखना चाहिए कि सहयोग का संबंध अंतराल, निरूपण एवं विषय वस्तु से है, जबकि सामंजस्य का संबंध वर्ण एवं तान से तथा रूप से है। सहयोग का मुख्य उद्देश्य चित्र को एक से अधिक भाग में बांटने से बचाना है, जिससे कि उसकी एक रूपता भंग ना हो जाए। तो आज हमने संयोजन के सिद्धांत क्या हैं और उसका पहला अंग सहयोग का अध्ययन किया। आप इसे सुनते रहें, समझते रहें और जानते रहें संयोजन के सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।